गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, आपके कैपिटल गेन्स चैप्टर को बेटा आगे बढ़ाते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है। जैसे बेटा आपको याद होगा, हमने जब सैलरी चैप्टर पढ़ा था तो हमने एक स्टेटमेंट बनाई थी शोइंग इनकम फ्रॉम सैलरी, है ना। पहले ग्रॉस सैलरी निकाला था, फिर उसमें से डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 हमने माइनस करी थी, नेट सैलरी आई थी। फिर हमने हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर किया था, उसमें भी एक स्टेटमेंट बनाई थी शोइंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जीएवी, म्यूनिसिपल टैक्सेस, एनएवी, है ना। ऐसी बेटा पीजीबीपी में भी हमने एक स्टेटमेंट बनाई थी। हमने नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से शुरू किया था और कुछ खर्चों को ऐड बैक किया था, माइनस किया था, वगैरह वगैरह। ऐसे ही बेटा कैपिटल गेन्स निकालने के लिए भी आपको एक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स सेक्शन 48। ध्यान से सुनिए बेटा मेरी बात। कैसे बनानी है स्टेटमेंट, मेरे साथ हेडिंग लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन सेक्शन 48। सेक्शन 48। तो बेटा इस स्टेटमेंट को एक बार फॉर्मेट बना लो, फिर आपको समझाता हूँ। इस स्टेटमेंट में सबसे पहली चीज हमारे पास आता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फिर हम इसमें से माइनस करते हैं एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर हम माइनस करते हैं, और क्या माइनस करते हैं हम, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आप लोग पूरा लिख लेना बेटा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑब्लिक इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑब्लिक इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और माइनस किया जाता है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। आई स्टैंड्स फॉर इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑब्लिक इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑब्लिक इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। और ये बेटा आपके आ जाएंगे कैपिटल गेन्स। ये आपके आ जाएंगे कैपिटल गेन। बेटा लिख लो, फिर आपको समझाना शुरू करता हूं। ये आपके आ जाएंगे कैपिटल गेन्स। चलो कॉपी कर लो। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑब्लिक इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑब्लिक इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और ये आ जाएंगे कैपिटल गेन्स। चलो मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूं पहले। उस एग्जांपल में ना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर का क्या मतलब होता है, वो मैं आपको सब बताता हूं बेटा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल करते हैं। लिखो मेरे साथ, ए पॉइंट, फुल वैल्यू ऑफ consideration and expenses on transfer and expenses on transfer। ध्यान से सुनना बेटा। चलो एक एग्जाम्पल मेरे साथ लिखो। एक एग्जाम्पल ये देखो बेटा, मिस्टर ए के पास एक लैंड है जिसकी वो क्या करना चाहता है, सेल। ठीक है, तो बेटा मिस्टर ए ने क्या करा, वो गया एक
प्रॉपर्टी डीलर के पास, मिस्टर एक्स के पास गया। यह है एक प्रॉपर्टी डीलर, चाहो तो आप इसे ब्रोकर भी कह सकते हो। प्रॉपर्टी डीलर यानी ब्रोकर, ठीक है। और मिस्टर ए ने ब्रोकर के पास जाके क्या कहा कि मेरे लैंड के लिए कोई अच्छा सा कोई कस्टमर ढूंढो, मैं अपना लैंड बेचना चाहता हूं, तो मेरे को कस्टमर ढूंढ के बताओ। तो बेटा मिस्टर एक्स ने एक कस्टमर ढूंढा, मिस्टर बी, ठीक है, ये आपका बायर है। और मिस्टर एक्स ने ए और बी को मिलवाया, ए और बी को मिलवाया, और बेटा बी को वो लैंड पसंद आया और बी वो लैंड खरीदने के लिए हो गया तैयार। दोनों के बीच में कंसिडरेशन उस लैंड का तय हुआ 50 लाख रुपीस, ठीक है। तो बेटा एक बात याद रखना, ये जो ब्रोकर है, ये जो ब्रोकर है बेटा, इसने, ब्रोकर ने अपनी सर्विसेज दी हैं बेटा मिस्टर ए को। मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए को कस्टमर ढूंढने में मदद करी, तो ऑब्वियस सी बात है फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं करेगा। इसके बदले मिस्टर ए से वो चार्ज करता है, ब्रोकरेज कह लो, कमीशन कह लो, जो कहना है कह लो बेटा। और सपोज उसने कमीशन ली 2% ऑफ कंसिडरेशन, तो 50 लाख रुपए का कंसिडरेशन था, उसका 2% 1 लाख रुपए की उसने क्या ले ली बेटा, ब्रोकरेज ले ली। बात समझ आई, ठीक है। तो एक बार बताओ बेटा, ए को नेट बेटा कितना पैसा मिला? बेटा कंसिडरेशन तय हुआ था 50 लाख, बट उसको 50 लाख तो मिला ही नहीं ना। 50 में से उसने 1 लाख तो प्रॉपर्टी डीलर को दे दिया एज कमीशन, तो नेट उसको नेट कितना पैसा मिला? 49 लाख। तो मिस्टर ए को नेट अमाउंट रिसीव कितनी हो रही है? 50 लाख माइनस 1 लाख रुपए की ब्रोकरेज दे दी, तो नेट इन हैंड उसे मिल रहा है 49 लाख। ये उसे नेट इन हैंड मिल रहा है मिस्टर ए को। बात समझ आइए बेटा, कॉपी करो पहले से, फिर समझाता हूं आपको। कॉपी कर लो बेटा। एक बड़ी काम की बात करूंगा, सुनना। मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूं बेटा। ये देखो ऊपर जो स्टेटमेंट है, ये देखो, इसे देखो स्टेटमेंट को। मैं बस आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां पर कंसिडरेशन कितना लिखोगे बेटा? 50 लाख लिखोगे जितना का एक्चुअल में वो लैंड बिका, या नेट कंसिडरेशन लिखोगे 49 लाख का? तो बेटा याद रखना, उन्होंने वर्ड यहां पर कौन सा लगाया है? नेट वर्ड तो उन्होंने बेटा यूज करा ही नहीं, उन्होंने साफ साफ कहा है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा। मतलब जितना कंसिडरेशन एक्चुअल में उस लैंड का था, ना कि खर्चे खुर्चे काटने के बाद, वो नहीं आएगा, पूरा फुल वैल्यू 50 लाख आएगा। ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, तुमने 1 लाख रुपए की ब्रोकरेज दी है, हम उसका डिडक्शन तुम्हें देंगे, लेकिन कंसिडरेशन में से नेट करके मत दिखाओ, अलग से तुम उन एक्सपेंसेस का क्या ले लो? डिडक्शन ले लो। ये लो, तुम्हें डिडक्शन ही चाहिए ना, ये लो,
1 लाख रुपए का डिडक्शन ले लो बेटा। लेकिन ऑल दो बेटा आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट गवर्नमेंट कह रही है आप यहां पर जो कंसिडरेशन का अमाउंट शो करोगे ना वो फुल शो करना बिफोर डिडक्टिंग एनी एक्सपेंसेस। ठीक है, जो डिडक्शन आपको खर्चों का चाहिए वो अलग से देने को तैयार है हम, ये लो अलग से डिडक्शन ले लो। तो खर्चों का डिडक्शन अलग से मिलेगा, बट कंसिडरेशन की अमाउंट में से खर्चों को डिडक्ट करके शो नहीं करा जाएगा। तो अलग से डिडक्शन लेना है, ले लो। बात बेटा समझ आई? इसीलिए उन्होंने वर्ड यहां पर लगाया है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, नेट कंसिडरेशन नहीं का, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। पॉइंट बताओ क्लियर हुआ? तो हमारे वाले एग्जांपल में बेटा इसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हो गया बेटा? 50 लाख। ठीक है, ये आप शो करोगे। और एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर हो गए 1 लाख। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 1 लाख। तो आपको नेट कंसिडरेशन शो नहीं करना है, बल्कि पूरा जो अमाउंट है कंसिडरेशन का वो शो करना है। खर्चों का डिडक्शन मिलेगा बट अलग से मिलेगा, कंसिडरेशन में से नेट करके मत दिखाना। कॉपी करो बेटा, पहली बात हमारी। अभी एक बात और कर लूं मैं जरा आपसे, फिर आगे चलेंगे। करे बेटा, देखो एक बात मुझे और करनी, छोटी सी बात है, वैसे आपने पढ़ी भी है वो, और वो बात मुझे करनी है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की। वो मुझे करनी है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की। बेटा आपको ना शायद याद आएगा, नहीं तो नोट्स एक बार ओपन करके देखना। पीजीबीपी में हमने सेक्शन 36 पढ़ा था अदर डिडक्शंस का। ठीक है, उसका सबसे लास्ट पॉइंट हमने किया था सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑब्लिक कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो मैं जरा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। बेटा एक बात याद रखना, जब आप सिक्योरिटीज बेचते हो ना या खरीदते हो तो बेटा आपको देना पड़ता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। गवर्नमेंट को बेटा चढ़ावा तो चढ़ाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जब भी आप कोई सिक्योरिटी खरीदोगे या बेचोगे आपको क्या देना पड़ेगा? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब बेटा आपको शायद याद आए, मैंने सेक्शन 36 में आपको दो बातें बताई थी। मैंने कहा था अगर सिक्योरिटीज को खरीदना बेचना आपका बिजनेस है, सिक्योरिटीज को खरीदना बेचना आपका बिजनेस है बेटा, तो आपको डिडक्शन मिलता है, आपको डिडक्शन मिलता है ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अंडर सेक्शन 36। आपको एसटीटी का डिडक्शन मिलता है बेटा सेक्शन 36 में, पीजीबीपी हेड में। बेटा बिजनेस है ना, सिक्योरिटीज को खरीदना बेचना बिजनेस है, तो कौन से हेड में डिडक्शन मिलेगा बेटा? पीजीबीपी हेड में मिलेगा। डिडक्शन मिलेगा अंडर द हेड पीजीबीपी। कैपिटल गेन में थोड़ी ना आएगा, पीजीबीपी में आएगा जब बिजनेस है आपका। तो एसटीटी का डिडक्शन मिलेगा बेटा सेक्शन 36 में पीजीबीपी हेड में। बट अगर बेटा सिक्योरिटीज को खरीदना बेचना आपका बिजनेस नहीं है, नो बिजनेस, तो बेटा एक बात याद रखना, आपको एसटीटी का डिडक्शन नहीं मिलता है। ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन नहीं करनी है। नो डिडक्शन
ऑफ एसटीटी, आपको एसटीटी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब सुनो, एक बात सुनो बेटा, अगर सिक्योरिटीज को खरीदना बेचना आपका बिजनेस नहीं है तो ये पीजीबीपी का पार्ट तो है ही नहीं भाई। बिजनेस नहीं है तो पीजीबीपी कहां से हो जाएगा? फिर सिक्योरिटीज को खरीदना बेचना कैपिटल गेन में जाएगा। बेटा एक बात सुनो, अगर सिक्योरिटीज को खरीदना बेचना मेरा बिजनेस है तो पीजीबीपी हेड का पार्ट है और एसटीटी का डिडक्शन आपको मिलेगा पीजीबीपी में। बट अगर सिक्योरिटीज को खरीदना बेचना बिजनेस नहीं है, आप शौकिया करते हो बेटा, तो ये कैपिटल गेन हेड का पार्ट है और कैपिटल गेन हेड में इसका डिडक्शन नहीं है बेटा। नो डिडक्शन ऑफ एसटीटी अंडर द हेड कैपिटल गेन, अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो बेटा एक बात याद रखना, अगर सिक्योरिटीज को खरीदना बेचना बिजनेस है तो पीजीबीपी हेड का पार्ट है और एसटीटी का डिडक्शन मिलेगा पीजीबीपी हेड में। बट सिक्योरिटीज को खरीदना बेचना अगर बिजनेस नहीं है ना, आप शौकिया करते हो, तो एसटीटी का डिडक्शन नहीं मिलेगा कैपिटल गेन हेड में। यानी एक बात याद रखना, कॉपी कर लो पहले से, फिर मैं बताता हूं। इसका मतलब बेटा एक क्रक्स याद कर लेना, एसटीटी का डिडक्शन अगर मिलेगा तो वो पीजीबीपी हेड में ही मिलेगा, वो भी अगर सिक्योरिटी को खरीदना बेचना आपका बिजनेस है। कैपिटल गेन हेड में अगर सिक्योरिटीज गई, सिक्योरिटीज अगर कैपिटल गेन हेड में गई तो आपको एसटीटी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर सिक्योरिटी पीजीबीपी हेड में जाती है तो एसटीटी का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर सिक्योरिटीज कैपिटल गेन हेड में जाती हैं तो आपको एसटीटी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यहां पर याद रखना, हम कौन सा हेड कर रहे हैं? कैपिटल गेन कर रहे हैं ना। तो याद रखना, अगर सिक्योरिटी कैपिटल गेन हेड में गई तो आपको एसटीटी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये जो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है ना, इसके आगे लिखना चाहो तो लिख देना एक्सक्लूडिंग एसटीटी। बेटा एसटीटी का डिडक्शन कैपिटल गेन हेड में नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो पीजीबीपी हेड में, और वो भी तब अगर सिक्योरिटी को खरीदना बेचना आपका बिजनेस है। इंपॉर्टेंट बात बताइए बेटा, छोटी छोटी बातें ये आ जाती हैं। तो हमारा ना दो चीजों पे डिस्कशन हुआ है बेटा अभी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एंड एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। लो बेटा, कॉपी करना चाहो तो ये कर लो कॉपी। क्लियर हुआ सबको? चलो अब बेटा मेन एक डिस्कशन शुरू कर रहा हूं, जरा ध्यान से मेरी बात सबने समझनी है। बेटा पता है, सुनो आगे चलो। अब मैंने और क्या माइनस किया है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है सर, आपने ये दोनों क्यों लिखे हैं? कब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, कब इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा? मैं आपको बताता हूं बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तब आएगा जब शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट का ट्रांसफर हुआ है। तो अगर आपने ट्रांसफर शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट का करा है, बेटा हमने पढ़ा था सेक्शन 2 क्लॉज 42A, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट का ट्रांसफर किया है तो बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट का ट्रांसफर किया है 229A तो बेटा इंडेक्स्ड आएगा। याद रखना, अगर तो कैपिटल असेट शॉर्ट टर्म है तो 242A आएगा, अगर कैपिटल असेट लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा। क्लियर? मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर कैपिटल असेट शॉर्ट टर्म है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, अगर कैपिटल असेट लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा। ठीक है, और सिमिलरली यहां पर
अगर कैपिटल असेट शॉर्ट टर्म है एज पर 242A तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आएगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है एज पर 229A तो बेटा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आएगा। यह बात याद रखनी है। तो अगर शॉर्ट टर्म है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, अगर शॉर्ट टर्म है तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आएगा, लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनना बेटा, बच्चे अभी ना इस इंडेक्स्ड वर्ड को अभी बिल्कुल छोड़ दो। क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा। पहले जो ये वर्ड है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वर्ड। भाई इंडेक्स्ड की बात तो बाद में आती है, पहले तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन समझो क्या होती है। ठीक है, चलो आओ मेरे साथ। हेडिंग, इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करने वाला हूं आपसे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अभी इंडेक्स्ड तो बाद की बात आती है बेटा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, समझे? आओ मेरे साथ। ये देखो बेटा, सेक्शन 49, ध्यान से सुनना है बेटा। असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। बेटा कौन सी कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूं, किसके असर्टेनमेंट की बात कर रहा हूं मैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के असर्टेनमेंट की बात कर रहा हूं इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस, सेक्शन 49। बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, मेरी बात ध्यान से समझना, मैं आपको यह कंसेप्ट समझाता हूं बेटा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सेक्शन 49। और इसमें फर्स्ट आता है कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं लिख देता हूं इसके आगे। बेटा कंसेप्ट समझना है। देखो देखो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल सुनो बेटा। सपोज फादर हैं, सपोज फादर है, ठीक है बेटा। फादर के पास एक लैंड है, फादर के पास एक लैंड है जो फादर ने खरीदा था 2005 में फॉर ₹5 लाख। फादर ने ये लैंड 2005 में खरीदा था बेटा 5 लाख रुपए का। ठीक है, अब बेटा हुआ क्या, सुनो हुआ क्या। फादर ने ये लैंड अपने सन को गिफ्ट कर दिया बेटा, या फादर की डेथ के बाद, फादर की डेथ के बाद सन ने ये लैंड उनके पास से इनहेरिट करा, कुछ भी हो सकता है बेटा। या तो फादर ने ये लैंड गिफ्ट कर दिया सन को, या सन ने फादर की डेथ के बाद ये लैंड उनसे क्या कर लिया, इनहेरिट। कौन से ईयर में? इन 2015-16। बात समझ आई बेटा? या तो 15-16 में बेटा फादर ने गिफ्ट कर दिया, या फादर की डेथ के बाद सन ने यह लैंड फादर से इनहेरिट कर लिया। पक्का बेटा? वही बात है ना, आपने पढ़ा तो था। फादर लैंड गिफ्ट करें, फादर लैंड गिफ्ट करें, या फादर बेटा विल के थ्रू, इनहेरिटेंस मतलब
विल के थ्रू। बेटा इनहेरिट तो विल के थ्रू ही करोगे ना। तो फादर लैंड गिफ्ट करें या फादर विल के थ्रू वो लैंड सन को ट्रांसफर करें, इसे बेटा ट्रांसफर माना नहीं जाता है। आपने सेक्शन 47 तो पढ़ा था, इसे ट्रांसफर माना नहीं जाता है एज पर सेक्शन 47। और क्योंकि ये ट्रांसफर नहीं है तो कैपिटल गेन फादर के हैंड्स में नहीं आता। नो कैपिटल गेन विल अराइज इन हैंड्स ऑफ फादर। बेटा फादर के हैंड्स में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा, क्योंकि गिफ्ट और इनहेरिटेंस को ट्रांसफर माना नहीं जाता है। तो फादर के हैंड्स में कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। बट मैंने आपको बताया भी था, बट बेटा सन ने इस लैंड की आगे क्या कर दी, सेल कर दी बेटा। कब? फाइनेंशियल ईयर 2021 में उसने इस लैंड की बेटा आगे सेल कर दी। ठीक है, कितने रुपए की? सपोज उसने ये लैंड सेल करा 30 लाख रुपीस का, पक्का? तो बेटा याद रखना, सेल को ट्रांसफर माना जाता है बेटा अंडर सेक्शन क्या, 2 क्लॉज 47। बेटा सेल को ट्रांसफर माना जाता है और बेटा सन के हैंड्स में कैपिटल गेन अराइज कर जाएगा। कैपिटल गेन विल अराइज इन हैंड्स ऑफ सन। सन के हैंड्स में बेटा कैपिटल गेन अराइज कर जाएगा। बेटा समझ आई? पक्का? और आपको ना बेटा याद भी आएगा, मैंने पिछली क्लासेस में बोला भी था कि कैपिटल गेन निकालने के लिए ना, और आप ऊपर सेक्शन 48 में जो स्टेटमेंट मैंने बनवाई है उसमें भी आपने नोटिस करा, कैपिटल गेन निकालने के लिए मेन बेटा 2 चीजें तो चाहिए ही चाहिए, बिना उनके काम नहीं चलेगा बेटा। कंसिडरेशन कितना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और दूसरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है। चलो पता करते हैं बेटा। देखो सन के लिए बताना, सन के लिए बेटा, सन के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है, उसने ये लैंड बेचा कितने का बेटा, 30 लाख का। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो हो गया 30 लाख। अब मेन आता है सन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पूरा लिख देता हूं मैं, फॉर सन इज इक्वल टू, बेटा एक बार बताओगे सन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस लैंड की क्या है। बेटा वैसे लॉजिकली देखा जाए ना, एक्चुअल में देखा जाए तो सन को तो बेटा ये लैंड गिफ्ट में मिला था, खरीदा थोड़ी ना था उसने। सन को तो ये लैंड गिफ्ट में मिला था या विल के थ्रू मिला था। तो बेटा उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो क्या है, 0। बेटा उसने एक्वायर थोड़ी ना, खरीदा थोड़ी ना है बेटा, जो पैसा दिया होगा उसने, उसे तो गिफ्ट में मिला, और गिफ्ट के बदले कंसिडरेशन पे करा नहीं जाता। तो एक्चुअल में देखा जाए, एक्चुअल में तो सन के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 0। बट सेक्शन 49 क्लॉज 1, सेक्शन 49 क्लॉज 1 बेटा क्या कहता है कि सन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को 0 माना नहीं जाएगा बेटा। ऑल्दो एक्चुअल में 0 है, क्योंकि उसको तो ये लैंड गिफ्ट में मिला था और गिफ्ट के बदले उसने कोई कंसिडरेशन पे नहीं करा होगा। तो लॉजिकली देखा जाए तो सन के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बेटा 0 है। बट सेक्शन 49 क्लॉज 1 क्या कहता है कि सन के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पता है क्या मानी जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर
फादर, मतलब जो फादर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी ना, वही बेटा किसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी, सन की। ऑल्दो एक्चुअल में बेटा सन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 है, बट 0 मानी नहीं जाएगी। सन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कितना माना जाएगा, जो भी फादर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना, वही बेटा सन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। अंडर सेक्शन 49 क्लॉज 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्वेश्चन में काफी यूज होता है ये। तो जो भी फादर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, वही बताओ सन की क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसी को हम कहते हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। डीम्ड मतलब हमने अज्यूम किया है, डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। समझ आया पॉइंट सबको? कॉपी करो बेटा यहां तक। तो जो भी फादर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, वही बेटा सन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। अब मैं इसे प्रॉपर वर्ड्स में लिख दूं बेटा। उन्होंने पता है सेक्शन 49 क्लॉज 1 क्या कहता है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर असेसी, बेटा हमारे केस में असेसी कौन है, सन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर असेसी कितनी होगी, जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है फॉर प्रीवियस ओनर, जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है फॉर प्रीवियस ओनर। और बेटा सन से पहले ओनर कौन था, फादर। तो जो भी फादर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, वही बताओ सन की क्या मानी जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वही सन की मानी जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बेटा समझ आइए ये वाली बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपी कर लो इसे। अभी सुनना ध्यान से। बेटा समझ आया सबको? तो याद रखना, गिफ्ट के केस में, इनहेरिटेंस के केस में, विल के केस में सन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, असेसी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, जो भी प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, वही असेसी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। तभी तो हम वर्ड यूज कर रहे हैं डीम्ड। ठीक है, कर लिया बेटा कॉपी? अब ये देखो, देखो बेटा, तो इसमें उन्होंने क्या कहा है, प्रीवियस ओनर मीन्स द प्रीवियस ओनर हु एक्चुअली पेड फॉर द असेट। बेटा एक बात सुनो, बड़ी काम की बात बेटा, प्रीवियस ओनर कौन होता है? हमने वर्ड यूज करा प्रीवियस ओनर, हमने वर्ड यूज करा प्रीवियस ओनर। कौन होता है बेटा प्रीवियस ओनर? जिसने एक्चुअल में बेटा उस असेट के लिए पेमेंट करी थी, वो प्रीवियस ओनर है। अब इस केस में बेटा सुनो, फादर ने ये लैंड परचेज किया था 5 लाख रुपए का, तो पेमेंट किसने करी थी? फादर ने। बेटा चेंज करूं एग्जांपल, सपोज जो फादर थे ना, उन्हें भी ये लैंड गिफ्ट में मिला था उनके फादर से, मतलब सन के ग्रैंडफादर से। और बेटा ग्रैंडफादर ने ये लैंड खरीदा था 5 लाख का, एग्जांपल के तौर पे। अब सीक्वेंस क्या है, ग्रैंडफादर ने खरीदा 5 लाख का, ग्रैंडफादर ने फादर को गिफ्ट किया, फादर ने सन को गिफ्ट किया। तो सन के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी बेटा? जो भी ग्रैंडफादर की कॉस्ट थी ना बेटा, वो सन की कॉस्ट मानी जाएगी, ना कि फादर की। फादर ने तो पेमेंट करी नहीं थी बेटा, फादर को भी गिफ्ट में ही मिला था। तो जिसने पेमेंट करी थी ना,
उसको प्रीवियस ओनर माना जाएगा। वो फादर हो, ग्रैंडफादर हो, ग्रेट ग्रैंडफादर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, जिसने पेमेंट करी थी उसको प्रीवियस ओनर माना जाएगा। समझ आया बेटा? अच्छा, अभी सुननी है बेटा ध्यान से बात। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर असेसी विल बी कंसिडर्ड इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर प्रीवियस ओनर। अब ये सुनना जो मैं पढ़ाऊंगा अब आगे। ये देखो बेटा, एप्लीकेबल फॉर पॉइंट नंबर बी सी डी ई एफ एंड एच। अब ये मैं कौन से पॉइंट्स की बात कर रहा हूं बेटा? सेक्शन 47 पढ़ा था आपने, ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। ये देखो बेटा, ये देखो, ये रे, उन्होंने कहा ये वाला पॉइंट किस, ये जो प्रीवियस ओनर वाला हमने कंसेप्ट पढ़ा ना अभी, ये कौन कौन से पॉइंट्स पे एप्लीकेबल होगा? बी सी डी ई एफ और एच। तो इन 6 पॉइंट्स पे ये प्रीवियस ओनर वाला सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 या क्लॉज 1 एप्लीकेबल होगा बेटा। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से। हमने कौन सा डिस्कस करा? हमने एग्जाम्पल में ये सी वाला डिस्कस करा, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट अंडर अ गिफ्ट और विल। सुनो सुनो बेटा, इस केस में मुझे बताओ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर सन किसके बराबर मानी गई? जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है फॉर फादर। ये वाला तो एग्जाम्पल किया हमने, सुनना अभी। अब आओ इस पे बेटा, इस पे आ जाओ, बी पे, बी पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल असेट्स ऑन पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। जरा बेटा याद करना, ये वाला केस क्या था? याद करो क्या हो रहा था बेटा। एचयूएफ का पार्टीशन हुआ था, बंटवारा। एचयूएफ का जब बंटवारा हुआ था ना, तो एचयूएफ के जितने भी असेट्स थे, जितनी भी प्रॉपर्टी थी, वो ट्रांसफर हो गई थी उसके मेंबर्स को। और मैंने कहा था ये जो ट्रांसफर है ना, फ्रॉम एचयूएफ टू इट्स मेंबर्स ऑन पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, इसे ट्रांसफर माना नहीं जाता अंडर सेक्शन 47, और एचयूएफ के हैंड्स में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करता है। बट अब बताओ ये प्रॉपर्टी किसके पास आ गई बेटा? मेंबर्स के पास। अब जब मेंबर्स इस प्रॉपर्टी की आगे सेल करेंगे ना, तो सेल को ट्रांसफर माना गया था बेटा सेक्शन 2 क्लॉज 47 में। तो मेंबर्स के हैंड्स में तो कैपिटल गेन आएगा। अब बताओ मेंबर्स के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर मेंबर्स, ये लिख लेना बेटा आप लोग। मेंबर्स के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी? जो भी प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, वही बेटा मेंबर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। और प्रीवियस ओनर कौन था? एचयूएफ। तो जो भी एचयूएफ की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है बेटा, वो मेंबर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। रूल सेम है, प्रीवियस ओनर वाला। असेसी की कॉस्ट कौन सी मानी जाएगी? जो भी प्रीवियस ओनर की कॉस्ट थी। हमारे वाले केस में असेसी कौन है? मेंबर्स। तो मेंबर्स के लिए कॉस्ट क्या मानी जाएगी? जो भी प्रीवियस ओनर यानी एचयूएफ की कॉस्ट थी। पक्का बेटा, रूल सेम है, कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं। आओ डी पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी प्रोवाइडेड ट्रांसफरी कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। चलो याद करो, जरा याद करो, मैंने क्या कहा था? अगर होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर करती है तो उसे ट्रांसफर माना नहीं जाता, प्रोवाइडेड 2 शर्तें सेटिस्फाई हो जाएं। कौन कौन सी? सब्सिडरी मस्ट बी अ होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, और दूसरा ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी, है ना। इसे ट्रांसफर माना नहीं जाएगा और होल्डिंग के हैंड्स में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। बट सब्सिडरी कंपनी जब इन कैपिटल असेट्स की आगे सेल करेगी ना, तो बेटा सेल को ट्रांसफर माना गया था सेक्शन 2 क्लॉज 47 में, और सब्सिडरी के हैंड्स में कैपिटल गेन अराइज करेगा। तो मैं अगर पूछूं आपसे, असेसी कौन है? सब्सिडरी। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर सब्सिडरी कितनी मानी जाएगी बेटा? जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी किसकी?
प्रीवियस ओनर की। कौन है प्रीवियस ओनर? होल्डिंग। तो जो भी होल्डिंग की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वही बेटा सब्सिडरी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। इन 6 पॉइंट्स के लिए रूल सेम है बेटा, ठीक है। अच्छा, आओ ई, उल्टा रिवर्स। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय 100% सब्सिडरी कंपनी टू होल्डिंग कंपनी प्रोवाइडेड ट्रांसफरी कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। चलो बताओ अब क्या हो रहा है। सब्सिडरी होल्डिंग को कैपिटल असेट ट्रांसफर कर रही है तो इसे ट्रांसफर माना नहीं जाता बेटा, प्रोवाइडेड 2 शर्तें सेटिस्फाई हो जाएं। सब्सिडरी मस्ट बी अ होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। पॉइंट क्लियर हुआ, इसे ट्रांसफर माना नहीं जाता। तो सब्सिडरी के हैंड्स में कोई कैपिटल गेन राइज नहीं करेगा, बट होल्डिंग कंपनी इन कैपिटल असेट्स की जब आगे सेल करेगी ना तो सेल को ट्रांसफर माना जाता है सेक्शन 2 क्लॉज 47 में, पक्का। और होल्डिंग के हैंड्स में क्या राइज करेगा? कैपिटल गेन। चलो बताओ होल्डिंग की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर होल्डिंग जो भी प्रीवियस ओनर की कॉस्ट थी बेटा, और प्रीवियस ओनर कौन है? सब्सिडरी। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर होल्डिंग विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर सब्सिडरी। या आप लिखते रहना बेटा, समझ आ रहा है। इन सब पे सेक्शन 49 क्लॉज 1 एप्लीकेबल है, प्रीवियस ओनर वाला, डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाला क्लॉज, ठीक है। अच्छा, एफ पॉइंट भी यही है बेटा, एफ पॉइंट भी यही है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय अमेलगमेटिंग कंपनी टू अमेलगमेटेड कंपनी प्रोवाइडेड ट्रांसफरी कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। याद करो बेटा हुआ क्या था बेटा, बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया था बेटा। किसने टेक ओवर किया था? बी ने ए के बिजनेस को। तो किसने अपना बिजनेस बेचा है? ए ने। तो ए हो गई अमेलगमेटिंग कंपनी, और किसको बेचा? बी को। तो बी हो गई अमेलगमेटेड कंपनी। तो बेटा मैंने अब बताया था, अगर बी ए के बिजनेस को टेक ओवर करेगी तो टेक ओवर करने का क्या मतलब हुआ? बी ए के सारे असेट्स को भी टेक ओवर करेगी और बी ए के सारी लायबिलिटीज को भी टेक ओवर करेगी। इसका मतलब ए बी को अपने सारे कैपिटल असेट्स क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। तो इसे ट्रांसफर माना नहीं गया था, प्रोवाइडेड ट्रांसफरी कंपनी इज एन इंडियन कंपनी, इसे ट्रांसफर माना नहीं गया था। बट बी लिमिटेड इन असेट्स की जब आगे सेल करेगी बेटा तो उसे तो ट्रांसफर माना जाएगा ना। और बी लिमिटेड के हैंड्स में क्या राइज करेगा? कैपिटल गेन। तो बताओ जरा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बी के लिए क्या मानी जाएगी? फॉर बी विल बी इक्वल टू प्रीवियस ओनर की जो कॉस्ट है। तो जो ए लिमिटेड की कॉस्ट थी वही बी लिमिटेड की कॉस्ट मानी जाएगी। तो रूल सिंपल है बेटा, सबके लिए एक ही रूल एप्लीकेबल है, जो मैं 6 पॉइंट्स करा रहा हूं। और इसमें हमारे पास लास्ट आता है इस कैटेगरी का, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय डीमर्ज्ड कंपनी टू द रिजल्टिंग कंपनी प्रोवाइडेड ट्रांसफरी कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। याद करो पिछला वाला एग्जांपल बेटा, एक कंपनी थी ए लिमिटेड जो स्प्लिट हो गई थी 2 कंपनीज में, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड कौन है? रिजल्टिंग कंपनीज। तो इसे ट्रांसफर नहीं माना जाता। तो याद रखना, अगर ए लिमिटेड ने अपने कैपिटल असेट्स कुछ एक्स को ट्रांसफर करे, कुछ वाई को ट्रांसफर करे, तो इसे ट्रांसफर माना नहीं जाता है और ए लिमिटेड के हैंड्स में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। बट बेटा एक्स और वाई इन कैपिटल असेट्स की जब आगे सेल करेंगे तो कैपिटल गेन आएगा ना एक्स और वाई के हैंड्स में। तो जरा बताओ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर एक्स एंड वाई क्या मानी जाएगी? जो भी प्रीवियस ओनर की कॉस्ट थी यानी ए की। तो जो भी ए की कॉस्ट है वही एक्स और वाई की कॉस्ट है। तो इन सब पॉइंट्स पे बेटा सेक्शन 49(1) एप्लीकेबल होता है। आप लोग प्रॉपर तरीके से अपने रजिस्टर्स में लिखना है इसे।
बेटा बताओ क्लियर हुआ सबको? तो मेरे ख्याल से सेक्शन 49 क्लॉज 1 सबको क्लियर हुआ है ना? चलो बाकी इसमें नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्लॉज 2 नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बेटा प्रीवियस ओनर वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी कहते हैं, लिख लेना आप लोग, डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, चलो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। क्लियर हुआ बेटा डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाला सेक्शन? पक्का? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।